अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। जैसा कि इसके पहले भी आपको कई वीडियोस जो है को रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, इस बारे में भी आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिज़ल्ट आ चुका है और जो 31 मार्च से पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो बोला गया है, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि जो 31 मार्च से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो कंपल्शन है उसमें खासकर जो है जिसको हम बोलेंगे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, तुम्हारा जो जिसको हम बोलेंगे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, महिला आरक्षण, इसके अलावा हो सके तो डोमिसाइल भी 31 मार्च से पहले बना लीजिए। शायद डोमिसाइल 31 मार्च से पहले का नहीं होगा, लेकिन फिर भी बना लीजिए। ये बहुत कंपल्शन है। 31 मार्च के बाद में तुम्हारी कोई डिग्री आती है, तुम्हारा कोई डिप्लोमा आता है तो उसको अहमियत नहीं है, वो चलेगा। वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है। जहां तुम रिजर्वेशन का फायदा लेना चाह रहे हो वो रिजर्वेशन 31 मार्च से पहले पहले, मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया कि इकोनॉमिकल ईयर के पहले पहले हमको ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी के डॉक्यूमेंट्स का चल जाता, कोई मसला नहीं। तुम्हारी टीसी वगैरह का जो तुम बात कर रहे हैं, तो टीसी के लिए तुम इतनी गड़बड़ करो मत। सिलेक्शन लिस्ट में जब नाम आ जाएगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं टीसी, क्योंकि तुमने रेगुलर एजुकेशन छोड़ दी है, ये इसका सबूत होता है। टीसी से तुम्हारा कोई काम अड़ता नहीं, कोई अपॉइंटमेंट अड़ता नहीं तुम्हारा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीसी इसलिए जरूरी है कि तुमने रेगुलर एजुकेशन चालू रखे क्या, ये बात वो सबूत होता है। क्योंकि तुम जब गवर्नमेंट सर्विस पर अपॉइंट होते हैं तो तुमको कोई भी रेगुलर एजुकेशन ले नहीं सकते, तुम कोई भी रेगुलर एजुकेशन ले नहीं सकते, ठीक है। वो प्रूफ होता है। अदरवाइज तुम्हारे जन्म तारीख का जो पुरावा होता है वो मैंने बोला कि 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, ये सबसे मेन होता है, जन्म का प्रूफ जो तुम्हारा होता है, ठीक है, जन्म तारीख का। तो बात है, अपने वीडियो का टॉपिक है ये है कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो उस वक्त में मैं तुमको बताऊंगा कि एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन कैसा करना होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद में नोटिफिकेशन आते हैं। मैं सन 2019 की जो पवित्र पोर्टल में जब प्राधान्यक्रम लॉक करने के लिए या प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए जो हिदायत आई थी, जो इंस्ट्रक्शंस आए थे, मैं वो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है बताने की यहाँ कोशिश करूंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आए थे जो है लॉक करने के पहले प्रेफरेंसेस। तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होते हैं। मेरे तमाम उर्दू मीडियम के, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो भी सब्सक्राइबर है वो जरूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जहां तक बात है रजिस्ट्रेशन की, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसा कैसा क्या क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप। रही बात एडिट के चांस की, तो मैंने बार बार बोला हूं कि एडिट का चांस उस वक्त में जब वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे तभी समझेगा। 2019 में क्या एडिट किए थे, जैसा कि बहुत से बोले सर ईडब्ल्यूएस ओपन टू ईडब्ल्यूएस करे थे, तो उस वक्त में ओपन टू ईडब्ल्यूएस इसलिए करे थे क्योंकि वो नया आरक्षण था और ओपन वालों को ईडब्ल्यूएस 8 लाख के अंदर इनकम वालों को चांस दिए थे। अब जब इंस्ट्रक्शन आएंगे 10 अप्रैल के पहले पहले जब भी चालू होगा, हो सकता है, अंदाज है मेरा, तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है हमको। वो इंस्ट्रक्शंस मैं तो एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जब वो तुम रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद की प्रोसेस जब लॉक करने की होती है, तो लॉक करने के पहले मैं तुमको रेफरेंस के जरिए यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन के खास खास हिस्से बताऊंगा, जो मैं इस वीडियो में आपके स्क्रीन के सामने भी पेश करूंगा। एक ना एक जो है उसमें का मैं पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा कि प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले पहले क्या चीजें जो है वहां पर बताई जाती है और अपने को क्या तैयार रहना है उसके बिफोर फाइनल प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं बताकर वो पूरा 2019 का जून 2019 में जब प्रेफरेंसेस आए थे उसकी पूरी जो है पीडीएफ के मेन पॉइंट्स को, हिंट्स को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं हम वो पॉइंट्स जो प्रेफरेंसेस से पहले जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा कि आपको मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा इस भर्ती में, जो है आपको जो इंपॉर्टेंट सबसे मेन जो चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको लॉक करने से पहले जरूरी होती है। पॉइंट नंबर 4 आप पिंक में देख रहे हैं कि सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्गातील तसेच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी त्यांचे दाखले सादर करणे बंधनकारक राहील। सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक 12/2/2019 मध्ये नमूद केल्यानुसार उमेदवाराने पात्रता प्रमाणपत्र व शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 6 महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील। ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवश्यक राहील। ये पॉइंट का क्या मतलब है? ये पॉइंट का मतलब ये है कि अगर तुम किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो कास्ट से बिलोंग करने के बाद में तुमको ज़रूरी है कि तुम जिस भी ओबीसी में है, एनटी में है, एनटीडी में है, एनटीसी में है, उसका तुमको जो है कास्ट सर्टिफिकेट पेश करना कंपलसरी है। अगरचे कि तुम कास्ट में तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो ठीक है, तो तुमको वो कास्ट का सर्टिफिकेट जो है सादर करना ज़रूरी रहेगा। और उसकी जो वैलिडिटी होती है, जैसा मैंने बार बार कहा है, अपॉइंटमेंट होने के 6 महीने के अंदर वो कंपलसरी होता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तुमको ऑन द स्पॉट ही देना होता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है नॉन क्रिमिलियर लागू नहीं होता है यहाँ पर, तुमको जैसा पॉइंट में मैंने बताया हूँ। पॉइंट नंबर 4 में जैसा आपको पिंक में जो दिख रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। वो जो हमारा जो हम ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निकालते हैं वही जो है जिसको बोलेंगे नॉन क्रिमिलियर का दूसरा रूप होता है। 5वां पॉइंट पढ़ेंगे हम। संबंधित संस्थेकडे विविध प्रकारचा दावा करताना शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले सुधारित शासन निर्णय, शासन परिपत्रक व आदेश लक्षात घेणे आवश्यक राहील। त्या संदर्भातील सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील। देखो, अब जो है तुम जो दावा कर रहे, तुम जो भी चीज़ पेश कर रहे, XYZ, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई वुमेन है, कोई महिला है, या फिर कोई भी चीज़ है ऐसी जो तुम पेश कर रहे, कहाँ पर?
जो संबंधित संस्था है, जो जिला परिषद है, जो नगर पालिका है, कहा तुम्हारा प्राइवेट पर हुआ, तो वो आरक्षण का जो तुम्हारा जब तुम दावा कर रहे तो वो जीआर के हिसाब से तुम उसमें फिट बैठते हैं क्या, ये तुम्हारे ऊपर रहेगा। अगर वो तुम फिट नहीं बैठते थे होंगे, अगर तुमने ले लिए तो तुम्हारी संपादनों को रद्द कर दी जाएंगी, ये उसका मतलब है। वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले सुधारित शासन निर्णय, यानी कि पहले 6 लाख का नॉन क्रिमिलियर की लिमिट थी, अब 8 लाख हो गई। पहले जो है अलग अलग जो है हिसाब से जो हुआ होगा, उसके बाद कोई चीज अगर आई होंगी, जैसा कि अगर तुम्हारा महिला आरक्षण है, महिला आरक्षण की ओपन कैटेगरी की जो महिला होती है, प्योर ओपन की, जिसको 30% का महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को लागू होता है, ठीक है। तो ऐसा उसके पास सर्टिफिकेट है क्या, वो इन डेट है क्या, अगर तुमने 31 मार्च के बाद का पेश करे तो तुम ये वाली चीज में अटक जाएंगे। कौन से, जो मैंने अभी पॉइंट पढ़ा, 1 अप्रैल के बाद जो है नया जो है सेशन शुरू होता है इकोनॉमिकल ईयर का, वहां पर तुम दावा नहीं कर सकते तुम्हारे महिला आरक्षण का, नॉन क्रिमिलियर का और तुम्हारे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का। ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, बार बार कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट, दिलेल्या माहितीच्या आधारे उमेदवारास निवडीसाठी तात्पुरते पात्र समजण्यात येईल। अब जब तुमने अर्ज में जो चीजें भर दी है उसके लिए तुम टेम्पोररी जो है सिलेक्शन के लिए पात्र रहेंगे। अर्जामध्ये दिलेली पात्रतेविषयक माहिती मूळ कागदपत्रांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे तपासण्यात येईल व त्याच्या आधारे पात्र आढळून आल्यानंतरच उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात येईल, अन्यथा त्याची निवड कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल व उमेदवार अनुषंगिक कायदेशीर कार्रवाई पात्र ठहरेल। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर मैं तुमको बार बार बोलता कि तुमने वहां पर कोई चीज बोल दी है कि भाई हमारा ये आरक्षण है, और जब तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा तो तुम्हारे वो ओरिजिनल चीजें पूरी मांगेंगे। मिसाल के तौर पर तुमको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे और जिस पर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, जो तुमने वहां बताए है और वो तुमने उनको सादर नहीं करे, तो तुम्हारी कोणत्याही टप्प्यावर तुमची जे आहे निवड रद्द करण्यात येईल, ऐसा उन्होंने साफ बोला है। यानी कि तुमने बोल दिया भाई हम ईडब्ल्यूएस है, लेकिन तुम्हारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निकला नहीं और तुम्हारा सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस पर हो गया, और तुमने वहां उन्होंने बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस पे हुआ, चलो बताओ, तो अगर तुमने वो नहीं बता सके तो तुम्हारी निवड रद्द कर देंगे। अगर तुमने 31 मार्च के बाद का बताया तो भी तुम्हारी निवड रद्द कर दी जाएंगी। अगर तुमने वुमन रिजर्वेशन का यस बोले और वहां पर सादर नहीं कर पाए और 31 मार्च के बाद का बताए, वहां पर तुम्हारी निवड रद्द कर दी जाएंगी। मराठी माध्यमातील सर्व माझे जे सबस्क्रायबर आहे त्यांना पण समजत असेल, कारण हे जे इथे जे आहे इन्स्ट्रक्शन्स ते टोटल मराठीमध्येच आहे, फक्त मी त्याचा हिंदीमध्ये जे आहे आमच्या उर्दू माध्यम सबस्क्रायबरसाठी ते ट्रान्सलेट करत आहो आणि त्यांना एक्सप्लेनेशन करून दाखवत आहो। मला म्हणजे होप आहे की तुम्हाला पण हे जे आहे कळत असणार आणि मी काय सांगू इच्छितो हे तुम्हाला समजत असेल। मला असं मी समजतो की तुम्हाला पूर्णपणे हे मी काय हिंदीमध्ये जे एक्सप्लेनेशन करत आहो ते तुम्हाला समजत असेल। ठीक आहे, हम अगला मुद्दा देखेंगे। पवित्र प्रणालीवर देण्यात आलेल्या जाहिरातामध्ये अर्हता संक्षिप्तमध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे, अर्हतेची तपशील। अब यहाँ पर देखो तुम्हारी जो है जो एलिजिबिलिटी क्या होंगी वहाँ पर, जब जैसा यहाँ पर बताया गया है, जब प्रेफरेंसेस लॉक करने का टाइम आया था, जब पॉइंट नंबर 1 देखो जो इसमें है पिंक में, 1ली ते 5वीसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण खुल्या वर्गासाठी 45% गुणांसह व मागासवर्गीयांसाठी 40% गुणांसह व व्यावसायिक अर्हता डीएड बीएड वगैरह वगैरह, स्पेशल एजुकेशन TCH, TET पेपर 1, TET पेपर 2, CTET 1, 2 वगैरह अभियोग्यता चाचनी उत्तीर्ण आवश्यक। क्या बोला उसने, जो 1ली से 5वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ओपन के लिए 45% जो है आपकी जो भी आपका डिप्लोमा वगैरह है उसमें ओपन के लिए 45% और कास्ट के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% ही होता है, 40%। ठीक है। 6वी ते 8वीसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता संबंधित विषयातील पदवीच्या अंतिम वर्षी खुल्या प्रवर्गासाठी 45% गुणांसह व मागासवर्गीयांसाठी 40% गुणांसह व व्यावसायिक अर्हता, शैक्षणिक अर्हता यानी तुम्हारी डिग्री वगैरह जो होती है, जो एजुकेशनल होती है, और व्यावसायिक यानी जो तुम्हारे डिप्लोमा डिग्री जो उस फील्ड से रिलेटेड होती है, जिसको हम डीएड या बीएड बोलते हैं। तो ये जो है TCH और बीएड, बीएड, बीएससी बीएड, TET पेपर 2, CTET पेपर 2 वगैरह। ठीक है, जैसा आप यहाँ येलो में देख रहे हैं। तो अगर आप 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओपन के लिए उस जो आपके रिलेटेड जो क्या बोलेंगे हम डिग्री है उसमें ओपन के लिए 45% और कास्ट के लिए 40% होना कंपलसरी है, जैसा BA BSc BCom में, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% ही होना जरूरी है। जो सहूलतें कास्ट को लागू है वही ईडब्ल्यूएस को भी लागू है। पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे, इयत्ता 9वी ते 10वीसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता संबंधित विषयातील पदवीच्या अंतिम वर्षी खुल्या प्रवर्गासाठी 50% गुणांसह व मागासवर्गीयांसाठी 45% गुणांसह व व्यावसायिक अर्हता। ठीक है। अब अगर तुम 9वीं से 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे तो तुम्हारा BA BSc BCom जो भी होगा ग्रेजुएशन, उसमें तुमको ओपन के लिए आखिरी के साल में पदवीच्या अंतिम वर्षी यानी कि तुम्हारे ग्रेजुएशन के आखिरी साल में जो है क्या किया जाएगा, 6ठी से 8वीं में भी जो आपका जो ग्रेजुएशन का आखिरी साल है उसमें आपका परसेंटेज 6ठी से 8वीं के लिए 45% और 40%, और 9वीं से 10वीं में अप्लाई कर रहे तो आपको आखिरी के यानी कि पदवीच्या अंतिम वर्षी यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन है उसके आखिरी साल में ओपन के लिए 50% कंपलसरी है और कास्ट के लिए 45%, साथ में बीएड बीपीएड BA बीएड BSc बीएड जो भी होता है वो सब जो है कंपलसरी है। 4 नंबर के पॉइंट में हम देखेंगे, ये पूरा पवित्र पोर्टल पर आई हुई इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूँ 2019 की। 11वी 12वी साठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी खुल्या वर्गासाठी, आप देखो खुले प्रवर्ग के लिए जो MA MSc और MCom जो होते हैं उनके लिए ओपन के लिए 50% और कास्ट के लिए 45% और साथ में जो है बीएड वगैरह कंपलसरी तो होता ही है। ठीक है, तो ये है, यानी यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ।
इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, अब जब तुम अप्लाई कर रहे इयत्ता पहिली ते 5वी अपदवीधर गटासाठी उमेदवारांनी माध्यमिक शालांत परीक्षा, उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा, डीएड व शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता ज्या माध्यमातून घेतली असेल सर्व माध्यमाचे प्राधान्यक्रम उम्मीदवारांना उपलब्ध असतील। मिसाल के तौर पे पहली से 5वीं पर जब तुम अप्लाई कर रहे, 1 से 5 के लिए जब तुम अप्लाई कर रहे, उसका कहना है कि तुम्हारा 10वीं, तुम्हारा 12वीं, तुम्हारा डीएड जिस मीडियम में हुआ होगा उसके प्राधान्यक्रम तुमको अवेलेबल हो जाएंगे। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं मैं कि इस बारी में उन्होंने स्पेशल 10वीं का मीडियम पूछा है टेट 2022 के 23 के फॉर्म में, तो वहां पर उनको जो है जो निवेदन दिए गए थे, हो सकता है वो बात वहां पर जाहिर हो रही है कि जो निवेदन दिए गए थे कि जो बेस माना जाए सिलेक्शन के लिए वो 10वीं का मीडियम माना जाए। तो इस बारी में इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना है, ये 2019 के लिए जो ऐसे इंस्ट्रक्शन थे। इयत्ता 6वी ते 8वी पदवीधर गटासाठी उमेदवारांनी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र यानी कि 12वी पदवी परीक्षा यानी ग्रेजुएशन और डीएड अथवा बीएड शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता ज्या माध्यमातून, अब अगर तुम 6ठी से 8वीं पर अप्लाई कर रहे तो तुम्हारे जो है यहां पर 2019 के हिसाब से अगर बोले तो तुम्हारे 12वीं का मीडियम, तुम्हारे ग्रेजुएशन का मीडियम और तुम्हारे डीएड या बीएड का मीडियम जो होगा वो टाइप के तुमको प्रेफरेंसेस जो है जनरेट किए जाएंगे। इस बारी में 10वीं का मीडियम को बेस मानने के लिए कहा गया था, निवेदन दिए गए थे, तो इस बारी के पवित्र पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस आने से पहले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना होगा, उसमें देखना होगा। ठीक है। 9वी ते 10वी पदवीधर गटासाठी उमेदवारांनी पॉइंट नंबर 8 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा यानी जिसको हम बोलेंगे 12वीं पदवी परीक्षा और बीएड बीपीएड वगैरह जो शारीरिक शिक्षण के लिए होता है वो जिसमें भी उन्होंने लिए होंगे 9वीं से 10वीं के लिए उनका ग्रेजुएशन और उनका बीएड का जो भी मीडियम होगा वो मीडियम के प्रेफरेंसेस उनको जनरेट हो जाएंगे। 11वी 12वी साठी वो या गटासाठी उमेदवारांनी पदव्युत्तर पदवी परीक्षा यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमपीएड जो शारीरिक शिक्षण का होता है, बीपीएड, एमपीएड ये तो या शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता ज्या माध्यमातून घेतली असेल त्या सर्व माध्यमाचे तसेच संस्थांच्या जाहिरातीतील माध्यमों विषय शिकविण्याचे माध्यमाचे प्राधान्यक्रम उम्मीदवारांना उपलब्ध असतील। अब अगर उन्होंने 11-12 पे अप्लाई करे तो उनका एमए, उनका एमकॉम, उनका एमएससी और उनका बीएड जिस मीडियम में हुआ होगा उसी मीडियम के उसको प्रेफरेंसेस जो है आएंगे। मिसाल के तौर पे जर तुम्ही एमए इंग्लिश केला असेल तर तुम्हाला एमए इंग्लिशचे जे आहे तुम्हाला प्रेफरन्सेस जनरेट होणार। तुम्ही एमए मराठी केला असेल तर मराठीचे जनरेट होणार। तुम्ही एमए इतिहास केला असेल तर इतिहासचे प्रेफरेंसेस येणार तुम्हाला 11वी 12वी साठी। अगर तुमने एमए उर्दू करे होंगे तो तुमको उर्दू के प्रेफरेंसेस जनरेट होंगे 11वीं 12वी के लिए। तो ये चीज़ें हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है उसका इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश आएंगे, अगर कोई दूसरा है तो उसको उस हिसाब से आएंगे। ठीक है। अब उमेदवार ज्या पॉइंट नंबर 10 ज्या भाषा विषयासाठी पात्र असेल अशा उमेदवारांना जाहिरातीतील संबंधित भाषा विषय यानी कि वो जिस भाषा विषय के लिए पात्र होगा। मिसाल के तौर पर कोई उसने 10वीं 12वीं तक भले ही कोई मीडियम से दूसरा पढ़ा हो लेकिन ऊपर के लेवल पर अगर वो इंग्लिश होगा, बीए इंग्लिश होगा, एमए इंग्लिश होगा तो उसको वो मीडियम के ही यानी कि उसका ग्रेजुएशन उसमें हुआ है इसलिए उसको वो देखकर उसके प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे इंग्लिश के। पॉइंट नंबर 11 बृहन्मुंबई मनपातील बॉम्बे पब्लिक स्कूल शाळातील रिक्त जागांसाठी जे उमेदवार त्यांचे संपूर्ण शिक्षण शैक्षणिक व व्यावसायिक इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण झाले असेल तेच उमेदवार पात्र आहेत। तसेच मुंबई मनपातील अन्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळातील रिक्त पदासाठी ज्या उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता अन्य माध्यमातून व्यावसायिक अर्हता केवळ इंग्रजी माध्यमातून उत्तीर्ण केलेले असेल तेच उमेदवार पात्र असणार आहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। बीएमसी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका में बॉम्बे पब्लिक स्कूल चलते हैं, इसकी वैकेंसीज के लिए सिर्फ वही इंग्लिश मीडियम के जो है कैंडिडेट पात्र रहेंगे जिनका पूरा एजुकेशन पहली से लेके डीएड, ग्रेजुएशन, बीएड अगर इंग्लिश में हुआ होगा तो ही वो बॉम्बे पब्लिक स्कूल के स्कूलों के लिए पात्र रहेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर अदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका में उनकी खाली जगहों के लिए जिनकी यानी कि अगर किसी की जो है बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह अगर कुछ अदर मीडियम में होगा लेकिन डीएड जो है इंग्लिश मीडियम में हुआ होगा तो वो पात्र रह सकते हैं दूसरे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए। मुंबई पब्लिक स्कूल के लिए सिर्फ वही पात्र रहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले जिनका पहली से डीएड, बीएड पूरा जो है इंग्लिश मीडियम में हुआ होगा। लेकिन उसी बीएमसी के दूसरे इंग्लिश मीडियमों के लिए अगर तुम्हारा डीएड, बीएड भी इंग्लिश में रहा और बाकी सब जो है बीए, बीएससी वगैरह तुम्हारा जो है इसमें कोई अदर मीडियम में रहा तो तुम पात्र रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 उमेदवारास एकापेक्षा अधिक माध्यमाचे प्राधान्यक्रम दिसत असेल तरी आपण ज्या माध्यमातून अध्यापन करण्यास सक्षम आहात त्यात अगर तुमको कोई दूसरे मीडियम के ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे होंगे, तुम उर्दू मीडियम वाले हैं, अगर तुमको तुम्हारा बीए मराठी और तुमको मराठी के भी ऑप्शन आ गए, बीएड है तो तुम अगर मराठी मीडियम के लिए पढ़ाने के लिए सक्षम है तो ही तुम दे सकते हैं। जैसा कि 9वीं 10वीं की बात कर रहा मैं, नीचे की नहीं। अगर तुम इंग्लिश मीडियम बीए इंग्लिश हुआ तुम्हारा मराठी मीडियम है 12वीं तक और तुम उसमें पढ़ाने के एबल है पढ़ाने के लिए 9वीं 10वीं पर बीए इंग्लिश बीएड है तुम्हारा तो ही तुम दो सोच समझ के दो, ऐसा उसका कहना है। पॉइंट नंबर 14 आपण निवडलेल्या माध्यमातून आपली शिक्षण सेवक शिक्षक पदासाठी निवड झाल्यास आपला परीक्षा परिवीक्षा कालावधी पूर्ण करण्यापूर्वी संबंधित माध्यमातून शासन वेळोवेळी विहित करेल ती अध्यापनाची चाचणी परीक्षा पास करावी लागेल, उत्तीर्ण करावी लागेल। पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन किसी मराठी मीडियम पे हो गया या किसी मराठी मीडियम वाले का इंग्लिश मीडियम पे हो गया, हालांकि उसकी 12वीं तक जो है एजुकेशन मराठी मीडियम में हुआ है लेकिन बीए के बेस पे उसका इंग्लिश मीडियम में हो गया तो उसको वो जब गवर्नमेंट बोलेंगी 10वीं का आइसोलेटेड 12वीं का आइसोलेटेड जो भी रहेगा वो उसको निकालना
पड़ेगा, कंपलसरी रहेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 कैंसिल है। 16 हमारे काम का है, ग्रीन में देख रहे होंगे। पवित्र पोर्टल शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता उत्तीर्ण करण्याच्या माहितीमध्ये महिना व वर्ष इतकेच घेतलेलं आहे, त्यामुळे नोव्हेंबर, अब ये उस वक्त की भरती है, इसलिए नोव्हेंबर 2017 मध्ये नमूद केलेल्या माहितीमध्ये 23/11/2017 ते 30/11/2017 या कालावधीत ज्या उमेदवारांनी वाढीव शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण केली आहे त्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम भरताना वाढीव अर्हतेचे प्राधान्यक्रम भरू नयेत। मैं हमेशा से जो तुमको बोलता, हमारे एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तुम्हारा जितना भी एजुकेशन हो गया है, जितना भी हाई क्वालिफिकेशन हो गया है, वो सबके सब तुम ऐड कर सकते, लेकिन उसके बाद का वाढीव जो है एजुकेशन तुम ऐड नहीं कर सकते। भरल्यास उमेदवाराची निवड कोणत्याही टप्प्यावर रद्द होईल। देखो क्लियर बोला है। उस वक्त में लास्ट डेट क्या थी? 23/11/2017 से 30/11/2017 ये टेट के फॉर्म की लास्ट डेट थी। उसके बाद की 1 दिसंबर से आगे की या दिसंबर 2017 से आगे अगर तुम कोई भी चीज पास हुए होंगे, वो तुम अगर बाद में ऐड करते होंगे तो तुम्हारी जो है निवड रद्द करने में आ जाएंगे, ऐसा साफ कहा है। पॉइंट नंबर 17 बंगाली मीडियम के लिए बंगाली माध्यमाच्या जागांसाठी उमेदवारांनी इयत्ता 12वी मध्ये बंगाली विषय घेऊन उत्तीर्ण उमेदवारांना बंगाली माध्यमाच्या जागा दिसतील, त्यासाठी उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम जनरेट करण्यापूर्वी बंगाली माध्यमासाठी आवश्यक माहिती भरून सेव्ह करणे आवश्यक आहे। आवश्यक माहिती सेव्ह केल्यानंतरच बंगाली माध्यमाच्या, जो बंगाली मीडियम मेरे सब्सक्राइबर है उनको मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि आपका एजुकेशन अगर 12वीं तक बंगाली मीडियम में है तो ही आपको जो है वहां पर प्राधान्यक्रम जनरेट होंगे बंगाली के, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आप 12वीं बंगाली मीडियम से है तो आपको पहले वो माहिती सेव करनी होगी पोर्टल में, तभी आपको जनरेट होंगे, नहीं तो जनरेट नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 18 ग्रीन में देख रहे हैं आप, शालेय शिक्षण विभाग शुद्धि पत्रक, यह सब हवाला दिया हुआ है, पूरा जो है हवाले दिए हुए हैं कि आपको जो है 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, जो इसमें के जो सोशल साइंस के जो सोशल साइंस की जो वैकेंसीज है, इसमें लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट होता है बीए में, जिसको हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन जिन्होंने किया है बीए से, उनका जो है 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सोशल स्टडीज के लिए वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो TET 2 है, अगर वो 6, 7, 8 पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जर तुमचा लोक प्रशासन हा विषय असेल बीए मध्ये, ग्रॅज्युएशन मध्ये, तर तुम्ही सामाजिक शास्त्र या विषयासाठी 6 ते 12 साठी पात्र आहात, जर तुम्ही पदव्युत्तर पदवी आणि बीएड तुमचा असेल तर, आणि 6 ते 8 साठी फक्त तुमची पदवी असेल तर, ठीक है। तो इनके लिए जो है ये जरूरी है, लेकिन ये जो है लोक प्रशासन जो विषय है उनको पहले माहिती सेव करना होगी। लोक प्रशासन या विषयासाठी 6, 7, 8, 9, 10 या गटासाठी सामाजिक शास्त्र आणि 11वी 12वी साठी राज्यशास्त्र या विषयाचे प्राधान्यक्रम जनरेट होईल। देख म्हणजे तुमच्या लोक प्रशासन जर तुमचा विषय असेल पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, तर 6 ते 10 साठी तुम्हाला सोशल स्टडीजचे जे आहे प्राधान्यक्रम जनरेट होणार, आणि 11वी 12वी साठी तुम्हाला पॉलिटिकल सायन्सचे पण जे आहे प्रेफरन्सेस जनरेट होणार। ही जे आहे हे खूप इंपॉर्टंट पॉइंट आहे। हा इंपॉर्टंट पॉइंट आहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यांनी केलेला आहे बीए में, जिन्होंने जो है लोक प्रशासन ये सब्जेक्ट लेकर किया है। निवडीची कार्यपद्धती, अब यह है मेन। उम्मीदवाराने पवित्र प्रणालीमध्ये भरलेल्या माहितीच्या आधारे जात प्रवर्ग, समांतर आरक्षण व शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, यानी कि तुम्हारा कास्ट, तुम्हारा समांतर आरक्षण और तुम्हारी जो है एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ज्या संस्थेमधील रिक्त पदावर अर्ज करण्यास उमेदवार पात्र ठरत असेल त्या व्यवस्थापनानिहाय संस्थांची पदनिहाय प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी यादी संबंधित उमेदवारास लॉगिन वर प्रेफरन्सेस जनरेट करून डाउनलोड केल्यानंतर दिसेल। यामधून उमेदवाराने त्यांच्या पसंतीच्या संस्थेतील पदे निवडून योग्य ते प्राधान्यक्रम द्यायचे आहेत। प्राधान्यक्रम देताना तो विचारपूर्वक देणे आवश्यक आहे। लॉक प्रेफरन्सेस केल्यानंतर त्यामध्ये कोणताही परिस्थितीत बदल करता येणार नाही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तुम्हारा जो तुमने भरे है पवित्र प्रणाली में, जो तुमने माहिती भरे अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम, यानी कि जो तुमने पहले टेट के फॉर्म में भरी, वही तुम्हारा फेच होकर तुम्हारा कहां पर आएगा? टेट के फॉर्म में आएगा। तो तुम्हारा समांतर आरक्षण, तुम्हारा कास्ट, तुम्हारी जो है आरक्षण, तुम्हारा प्रोफेशनल एजुकेशन है और जो है डिग्री, डिप्लोमा, ये सब देखकर तुमको तुम्हारे प्रेफरेंसेस जनरेट होंगे कहाँ? तुम्हारे लॉगिन पर, वो डाउनलोड करना होंगे और बाद में उसको जो है फाइनल लॉक करना होगा, उसको तुम्हारे हिसाब से तरतीब देकर। एक बार फाइनल लॉक हो गए उसके बाद तुमको कोई चान्स नाही उसको बदलने का। पवित्र प्रणालीमध्ये उमेदवारांनी स्वतःची माहिती स्वप्रमाणित केलेली आहे। सदर माहितीच्या आधारे उमेदवारास पात्र असणारी पदे प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे। उमेदवारांनी स्वतःच्या पदासाठी पात्र असल्याची खात्री करून संबंधित पदाचे प्राधान्यक्रम भरावे, यानी कि तुमने जो लॉक करे, तुम्हारी जो प्रोफाइल है जो बनाई हुई है, वो माहिती के आधार पर ही तुमको प्राधान्यक्रम जो है जनरेट होंगे और वो तुमको जो है वो हिसाब से भरने होंगे। पॉइंट नंबर 5, उमेदवार त्याच्या बुद्धिमत्ता अभियोगिता चाचणीच्या परीक्षेतील प्राप्त गुण, जातीचा प्रवर्ग, समांतर आरक्षण, विशेष शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता इत्यादीच्या आधारे ज्या प्राधान्यक्रमावर जागा उपलब्ध असेल त्या जागेसाठी पात्र समजला जाणार आहे। उमेदवार प्राधान्यक्रमानुसार ज्या जागेसाठी नियुक्त मुलाखतीसाठी पात्र समजला जाईल त्यानंतर त्याचे उर्वरित प्राधान्यक्रम विचारात घेतले जाणार नाही। त्यामुळे उमेदवारांनी त्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, उपलब्ध जागा, टेटच्या परीक्षेतील प्राप्त गुण इत्यादि बाबीचा अभ्यास करून योग्य ते प्राधान्यक्रम नमूद करावेत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर तुम सोचते होंगे कि भाई तुम्हारे टेट में बहुत से मार्क है, लेकिन तुम्हारे जो है जिले में जैसे जगह नहीं आई, जैसे मैं अक्सर बताता तुम्हारे जिले में जगह ही नहीं आई, तो वो जिले में जगह नहीं आने की वजह से तुम्हारी निवड़ हो गई कहीं दूर। तो तुम सोच रहे होंगे एक बार तुम्हारे टेट के आधार पर निवड़ हो गई, उसके बाद में तुम पूरी तरीके से वो प्रक्रिया से बाद हो जाएंगे, ऐसा इस पॉइंट का मतलब है। यानी तुम्हारे जिले से तुमको 200 किलोमीटर दूर मिला, हालांकि तुम्हारी मेरिट ज्यादा थी, लेकिन वहां जगह नहीं होने की वजह से तुमको तुम्हारा, जैसा कि मिसाल के तौर पे एक नांदेड़ वाला है और उसको मिल गया नागपुर, तो वो ये नहीं बोल सकता अब निवड़ होने के बाद में कि भाई मेरे को ज्यादा मार्क्स थे, मुझे वापस से चांस दो। अब तुम्हारा चांस खत्म हो गया, एक बार तुम्हारा सिलेक्शन, वहां से तुम्हारा पत्ता कट हो गया। पॉइंट नंबर 6,
प्राधान्यक्रम 2 भागांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे। उम्मीदवाराचे प्रथम भागामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसा कि जिला परिषद, नगर पालिका, महानगरपालिका, इनको जो है एक भाग में जो है बताया गया, डिवाइड किया गया है। और इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है उसमें प्राइवेट जो संस्था होते हैं उनके जो विदाउट इंटरव्यू के जो है और विद इंटरव्यू के जो है प्रेफरेंसेस जनरेट दिखेंगे तुमको तुम्हारे लॉगिन आईडी पे, यानी कि जिला परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका और कटक मंडली में पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू के जो है प्रेफरेंसेस दिखेंगे संस्थाओं के। विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू क्या चीज है, इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा अगला, ठीक है। जो उमेदवार मुलाखतीशिवाय गुणवत्तेच्या आधारे थेट नियुक्तीच्या करावयास पात्र पदासाठी पात्र ठरेल त्याच्या मुलाखतीसाठी नियुक्त करावयाची खाजगी संस्थेमधील पदाच्या पात्रसाठी विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे उमेदवारांना प्रदान कर। अब देखो, अब तुम्हारे जो विदाउट इंटरव्यू के जो अगर संस्था पर चले गए, विदाउट इंटरव्यू के संस्था पे यानी कि टेट के मार्क पे चले गए, उसके बाद से वो कोई भी दावा नहीं कर सकेगा, उसको जो है सीधे जो है वहां पर ही अधिकार रहेगा नौकरी करने का, वो दूसरी तरफ कहीं नहीं आ सकेगा एक बार जो संस्था पर चलेगा विदाउट इंटरव्यू में। अब उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी गुणांच्या आधारे इतर अटी व शर्ती पूर्ण करणारे उमेदवार स्थानिक स्वराज्य संस्था थेट नियुक्त, अब जो भी है स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका वगैरह, इस पर वो पात्र रहेंगे। और अगर मुलाकात वाली जो है संस्था की, तो उस पर जो है एक जगह के लिए 10 के लिए पात्र रहेंगे, वो मैं आगे चल के अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे हम, उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देण्यासाठी कुठलीही मर्यादा नाही, कोई लिमिट नहीं है। ज्या पदासाठी पात्र असेल वो जो पद के लिए पात्र रहेगा उसको वो दे सकेगा, कोई लिमिट नहीं है। उर्दू माध्यमाच्या जागासाठी अनुसूचित जाति, SEBC या प्रवर्गातील पात्र उम्मीदवार उपलब्ध, अगर SEBC वगैरह ये जितने भी कास्ट नहीं मिलेंगे वो ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 19 नंबर का पॉइंट है उर्दू वालों के लिए। 20 नंबर का पॉइंट है, अब जो उमेदवाराने एकूण पात्र पदापैकी ज्या पदासाठी प्राधान्यक्रम नोंदविले आहेत फक्त त्याच पदासाठी, अब अगर तुमको मिसाल के तौर पे 20 प्राधान्यक्रम आ गए और तुमने खाली लॉक करे 10, तो तुमको 10 में से ही दिया जाएगा, बाद में कोई दावा नहीं दिया ठोक सकते तुम, ये बात याद रखिए। उसके बाद में 21वां पॉइंट देखेंगे, अनुसूचित जमाती, आता जे अनुसूचित जमातीमधील पेसा क्षेत्रामधील जे कॅन्डिडेट्स आहेत टेट धारक, अभियोग्यता धारक, त्यांना कंपल्शन आहे की त्यांनी जे पेसा क्षेत्रासाठी जे अटी व शर्ती आहे ते पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना नियुक्तीपत्र देण्यात येणार नाही, स्पष्ट सांगितलेलं आहे ते। त्यांनी खातर जमा करावी की ते पेसा क्षेत्रातील टोटल जे नियम व अटी आहे ते शर्ती आहे ते पूर्ण करत असेल, कारण ते 26 जानेवारी 1950 पासून, पेसा क्षेत्र म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पासून त्यांचे जे आहे आजोबा, आजी आजोबा, त्याचे वडील आणि आई जे आहे वास्तव्यास असेल, डोमिसाइल महाराष्ट्रात, त्या वर्षापासून असेल ते महाराष्ट्रात, अशी जे कंडिशन आहे त्या पेसा क्षेत्राच्या उम्मीदवारासाठी। 22 नंबर पॉइंट, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेत समान गुण असल्यास, अब अगर तुमको एक जैसे गुण मिल जाते हैं तो उसके लिए क्या प्राधान्य रखा गया है 2 दिसंबर 2017 के पूरक पत्र के हिसाब से, अगर वो आत्महत्याग्रस्त जो है शेतकरी का अगर आपत्ति है तो उसको पहले प्राधान्यक्रम दिया जाएगा, यानी उसको पहले चांस दिया जाएगा नियुक्ति का, अगर तुम्हारे सेम गुण आ जाते हैं वगैरह वगैरह। आमतौर पर ये नहीं आते। अब जो तुमने जात प्रमाण पत्र सादर करे हैं तो उसमें जो है क्या बोलेंगे, राज्याचे आदिवासी, मैंने पहले ही बोला अगर तुम कास्ट का सादर कर रहे तो तुमको डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का आदिवासी प्रमाण पत्र सादर करना कंपलसरी रहेगा, ये देखो यहाँ पर भी उल्लेख है, मैंने पहले भी बोला। अब पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे तुम, जितने भी यहाँ कास्ट बताए हुए हैं, अब इनों में जो इनके लिए जो है कंपलसरी बताया गया कि नॉन क्रिमिनल जो है इनको लाना ही लाना है, और इसमें सिर्फ जो है जिसको बोलेंगे EWS, SC और ST को जो है नॉन क्रिमिनल लागू नहीं होता है। बाकी यहाँ जितने 5 नंबर पॉइंट में बताए गए NTD, NTC, NTA, NTB, तमाम जितने भी OBC सबको नॉन क्रिमिनल लाना जरूरी है, वो बिफोर डेट का ही होना जरूरी है, नहीं तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। अब प्रति सादर न केल्यास अशा उमेदवाराचे संबंधित मागास वर्गाचा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही। अगर तुमने समझो नॉन क्रिमिनल नहीं दिए तो सीधे तुमको ओपन में डाल दिया जाएगा, तुमको कास्ट में जो है तुम्हारी जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ठीक है। महिला साठी आरक्षण, मैंने जैसा महिला के बारे में जो बताया ये वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि तुमको जो है ओपन वाली जो महिला है उसके लिए जो है एक तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट या फिर तुमको 30% आरक्षण का जो है तहसील का सर्टिफिकेट महिला प्योर ओपन के लिए, और बाकी लोगों के लिए डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट और तुम्हारी जो क्या बोलेंगे तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर ओपन के अलावा जो महिला है, चाहे वो EWS हो, चाहे वो क्या बोलेंगे OBC हो, चाहे वो कोई भी कास्ट की हो, उसको महिला आरक्षण सिर्फ यस करना है, वो 30% उसको लागू हो जाता है। लेकिन ओपन की और महिला के लिए 30% का सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है। मागास खुल्या प्रवर्गासाठी जैसा यहाँ 5 नंबर पॉइंट पे देखो तुम, नियमानुसार नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उसको सादर करना जरूरी होता है, या फिर 30% महिला आरक्षण का उसको सर्टिफिकेट सादर करना जरूरी होता है। अब ये पॉइंट जिसमें तुम अक्सर सवाल मुझे पूछ रहे हैं, तो ये पॉइंट देखो, जे नंबर का पॉइंट, लहान कुटुंबाचे दाखले। अब यहाँ पर अगर तुम्हारी 28 मार्च 2006 व तदनंतर जन्माला आलेल्या, जो मैंने पिंक में करा है, अपत्यामुळे उम्मीदवार शासकीय तीसरा अपत्य अगर आपको हो गया होगा, तीसरा बच्चा अगर आपको हो गया होगा है मैरिड लोगों को, तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है किसी भी हालत में। कोई भी पद पर खड़े रहने के लिए, जैसा प्रतिनिधि होता है आमदार, खासदार, सरपंच, उसके लिए भी आप ये कायदे के हिसाब से पात्र नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा अपत्य आपको है तो आप पात्र नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए, साफ साफ ये है वो 28 मार्च 2006 का जो है कायदा है। ओळख पत्र बाबत, आप ओळख पत्र के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए तुम कोई भी जो है एक ओरिजिनल जो है ले जा सकते हैं, जैसा कि इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, या फिर कुछ तुम्हारा दूसरा कोई और गवर्नमेंट का प्रूफ है तो वो। संगणक हाताळणी वापरणे व बच्चे ज्ञान, अब देखो तुमको MSc-IT जो है जब हम जॉब पर लग जाते हैं तो वो जॉब पर लगने के बाद में तुमको MSc-IT अभी नहीं भी रहा तो 2 साल का चांस ऑर्डर पर लिखकर दिया जाता है, लेकिन वो 2 साल में कंपलसरी होता है। MSc-IT का है तो कोई बात नहीं और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वहां पर 2 साल का चांस दिया जाता है। MSc-IT के लिए है तो सादर कर दो, कोई मसला नहीं।
महिलांसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावाचा असल्यास त्यांनी त्या अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राच्या, देखो मैंने अभी भी बोला, इसके पहले मैंने कई बार बोला, लेडीज आरक्षण के लिए अगर तुम कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो तुमको सिर्फ यस करना है, वहां पर महिला आरक्षण कोई सर्टिफिकेट नहीं बनना है, लेकिन तुम्हारे पास डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर तुम वो साबित नहीं दे सकते डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और नॉन क्रिमिनल, तो तुमको महिला आरक्षण का लाभ उस कास्ट में से नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात। अनुसूचित जाति, जमाती और जैसा एससी एसटी छोड़ के, एससी और एसटी को कोई लागू नहीं है नॉन क्रिमिनल, इसके अलावा पूरे वुमेन को लागू है और ईडब्ल्यूएस के महिला को लागू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नॉन क्रिमिनल का नीचे उल्लेख करा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन पूरा मैंने 2019 के जितने भी पॉइंट्स सब क्लियर करके बताया। ये पूरा वीडियो देखो और वीडियो देखकर मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पूरी होल एंड सोल डिटेल्स मैंने 2019 में जो परिपत्रक आया था या जो भी नोटिफिकेशन आया था प्रेफरेंसेस लॉक करने से पहले पात्रता के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से सब बता दिया। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू, जगह में डिफरेंस क्या अगला वीडियो रहेगा हमारा। और रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस लॉक कैसा करने की वो आगे की बातें वो हम आगे देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।